तो हम में से सबके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ है कि हम कोई मूवी देखते हैं और वो मूवी हमें बहुत ज्यादा पसंद भी आती है और उस मूवी को हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। लेकिन बाद में हमें पता चलता है दैट उस मूवी की रेटिंग बहुत ज्यादा खराब है और प्रोफेशनल क्रिटिक्स ने भी उस मूवी को बहुत खराब रिव्यूज दिए थे। इट मीन्स कि वो मूवी बहुत ज्यादा खराब थी। और थिएटर्स में भी ऐसा हमेशा से ही होता आया है कि कुछ मूवीज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती है। वेल ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग मूवी को जज करने के लिए नहीं देखते, हम लोग मूवी को बस एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। और वैसे भी मूवी को जज करना हमारे बस की बात है भी नहीं। मूवी को सिर्फ प्रोफेशनल क्रिटिक्स ही जज कर सकते हैं जिनके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होता है सिनेमा को लेकर। सो बेसिकली हम क्रिटिक बनकर किसी मूवी को जज कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक अच्छी मूवी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे स्टोरी, डायरेक्शन, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, म्यूजिक, प्रोडक्शन डिजाइन। और जब एक मूवी में ये सारी चीजें परफेक्ट होती है तब जाकर उस मूवी को एक अच्छी मूवी कंसिडर किया जाता है। और इन एस्पेक्ट में भी सबसे इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट चीज होती है स्टोरी, जहाँ से ये पूरी मूवी मेकिंग की जर्नी स्टार्ट होती है। अगर मूवी की स्टोरी एंगेजिंग नहीं है तो विजुअल्स चाहे कितने ही अमेजिंग हो, एक्टर्स की एक्टिंग चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, मूवी के साथ क्रिटिक्स बिल्कुल भी कनेक्टेड फील नहीं करते। और एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी सिर्फ सीन्स को मिलाकर नहीं बन सकती, वो एक जर्नी होती है जो हमें इमोशनल लेवल पर टच करती है। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि एक अच्छी स्टोरी में कौन से एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गुड स्टोरी। एक अच्छी स्टोरी का हमेशा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे 3 एक्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये फॉर्मूला एवरी लैंग्वेज एंड एवरी कल्चर में कॉमन है, फिर चाहे वो हॉलीवुड इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो या फिर कोरियन सिनेमा। जिसके एक्ट 1 में सेटअप होता है बिगिनिंग ऑफ द मूवी एंड इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड एंड कैरेक्टर्स। व्यूअर्स को मूवी की दुनिया में खींचने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मूवी के मेन कैरेक्टर्स कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके गोल्स क्या है, ये इंस्टेब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मूवी के स्टार्ट होते ही एक इंसाइटिंग इंसिडेंट के साथ जो कहानी को शुरू करता है। एग्जाम्पल के लिए बाहुबली द बिगिनिंग देख लो। फिल्म की शुरुआत में हमें शिवा के कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है जो वाटरफॉल को चढ़ना चाहता है और वहां पर जाकर देखना चाहता है कि वहां पर है क्या, जहां पर वो अवंतिका नाम के एक कैरेक्टर से मिलता है। यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है। सेकंड एक्ट में स्ट्रगल्स आते हैं, जैसे कि मूवी के मेन कैरेक्टर के चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स को शो करना, न्यू कैरेक्टर्स को शो करना और मूवी के मेन कॉन्फ्लिक्ट को डीपली इंट्रोड्यूस करना और मेन कैरेक्टर को इमोशनल एंड फिजिकल टेस्ट करना। एक्ट 3 में आता है क्लाइमैक्स, जहाँ पर मूवी का मेन कैरेक्टर या तो हारता है या फिर जीतता है, लेकिन उसका यहाँ पर कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है कंप्लीटली। अब एक ग्रेट स्टोरी में कुछ की एलिमेंट्स होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, क्लियर कॉन्फ्लिक्ट, गोल एंड ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर? एक कैरेक्टर में इमोशनल डेप्थ होनी चाहिए, उसमें फ्लॉज होने चाहिए जो रिलेटेबल लगे। लोग स्टोरी से तभी कनेक्टेड फील करते हैं जब कैरेक्टर रियलिस्टिक और रिलेटेबल लगता है। मूवी का एंटागनिस्ट हो या फिर प्रोटैगनिस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो परफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें फ्लॉज होने चाहिए। लोग ऐसे कैरेक्टर से जल्दी कनेक्टेड फील करते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, इमोशनल होते हैं एंड कभी कभी सेल्फिश भी होते हैं। वो जो परफेक्ट नहीं होते, जिनके डिसीजंस हमेशा करेक्ट नहीं होते, और यही उन्हें मेमोरेबल एंड रियल बनाता है। जैसे तमाशा मूवी में रणबीर कपूर ने प्ले किया हुआ वेद का कैरेक्टर। वेद एक ऐसा लड़का है जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के दबाव में अपनी क्रिएटिविटी को दबा देता है। उसके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है जो आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है। अब ये कैरेक्टर हमें इतना ज्यादा रिलेटेबल क्यों लगता है? क्योंकि हम सब कभी ना कभी वो बनते हैं जो दुनिया चाहती है, ना कि वो जो हम सच में है। इसके बाद टोनी स्टार्क का कैरेक्टर फ्रॉम आयरन मैन मूवीज, उसमें बहुत सारे फ्लॉज है, जैसे वो एरोगेंट है, वो सेल्फिश है, वो पास्ट में डेडली वेपन्स बनाकर दूसरे कंट्रीज को बेचकर दुनिया को नुकसान भी पहुंचा चुका है। लेकिन वो खुद अपनी गलतियों से सीखता है, इवॉल्व होता है और जब टाइम आता है तब वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है वर्ल्ड को बचाने के लिए। अब ये थोड़ा बहुत रिलेटेबल क्यों लगता है बाकी सुपर हीरोज के कंपैरिजन में? क्योंकि वो एक फ्लॉड जीनियस है। वो पावरफुल तो है लेकिन वो वल्नरेबल भी है। पैरासाइट मूवी में सॉन्ग कैंग हू का कैरेक्टर एक गरीब आदमी जो अमीरों की दुनिया में घुसने के लिए अनइथिकल वेज को यूज करता है। वो गलत करता है लेकिन उसके डेस्परेशन, ह्यूमिलिएशन और फ्रस्ट्रेशन पूरी तरह से जस्टिफाइड लगती है। सो बेसिकली हर ग्रेट मूवी में एक फ्लॉड बट लेयर्ड कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि परफेक्शन ऑडियंसेस को इंप्रेस करते हैं लेकिन कैरेक्टर के फ्लॉज उन्हें कनेक्ट करते हैं। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑब्स्टैकल्स। मूवी के मेन कैरेक्टर को कोई बड़ा चैलेंज मिलना चाहिए, कुछ ऐसा जो उसके कंफर्ट जोन से बाहर है, फिर चाहे वो इमोशनल हो, सोशल हो या फिर इंटरनल, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेबल होना चाहिए।
बिना स्ट्रगल के कैरेक्टर की जर्नी बोरिंग लगती है। अगर कोई कैरेक्टर बिना किसी रुकावट के अपने गोल को अचीव कर लेता है तो वो कहानी नहीं होती है, वो बस एक इंसिडेंट बन जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ही वो चीज है जो ऑडियंसेस को फिल्म के साथ कनेक्टेड रखती है। ये मूवी में सस्पेंस क्रिएट करती है, ड्रामा क्रिएट करती है और कैरेक्टर को इवॉल्व करने का मौका देती है। अब कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑब्स्टेकल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? हम किसी कैरेक्टर के साथ तभी कनेक्टेड फील करते हैं जब वो किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो। जैसे परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी में क्रिस गार्डनर का कैरेक्टर, उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। उसे घर का रेंट देना है, उसके पास जॉब नहीं है, समटाइम्स तो उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से हमें वो रिलेटेबल फील होता है। ऑल्सो प्लॉट मूवमेंट के लिए भी ऑब्स्टेकल एंड स्ट्रगल का बहुत अमेजिंग वे में यूज किया जाता है। ऑल्सो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू ही कैरेक्टर बदलता है, सीखता है और वहीं से कैरेक्टर डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। अब कॉन्फ्लिक्ट के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड एक होता है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। अब एक्सटर्नल प्रॉब्लम से कॉन्फ्लिक्ट मतलब किसी पर्सन के साथ, कोई विलन या फिर कोई राइवल, किसी सिस्टम के साथ मींस पॉलिटिक्स या फिर कम्युनिटी, किसी कंडीशन के साथ मींस वॉर, पॉवर्टी या किसी सुपरनैचुरल पावर से मींस घोस्ट, एलियन एंड मॉन्स्टर्स। बाहुबली में शिवा के कैरेक्टर का कॉन्फ्लिक्ट है बल्लाल देवा। RRR में भीम का कॉन्फ्लिक्ट है ब्रिटिश एम्पायर से अपने बहन को बचाना। द डार्क नाइट में बैटमैन वर्सेस जोकर और इन दोनों की आइडियोलॉजी के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इसके बाद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में होता है फियर वर्सेस करेज, ड्यूटी वर्सेस डिजायर, लव वर्सेस गिल्ट, ट्रूथ वर्सेस कंफर्ट। तमाशा मूवी में वेद का कैरेक्टर इंटरनली कंफ्यूज है कि वो सोसाइटी का पपेट बने या फिर वो चाहता है उस तरह का आर्टिस्ट बने। जोकर मूवी में आर्थर फ्लिक का इंटरनल स्ट्रगल होता है, जैसे लोनलीनेस, रिजेक्शन एंड सोसाइटी से अलाइनेशन। अब कॉन्फ्लिक्ट में कुछ कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कैरेक्टर के पास एक गोल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्फ्लिक्ट तब होता है किसी कैरेक्टर की लाइफ में जब उसे अपने गोल तक पहुंचने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हो। जैसे कि गली बॉय में मुराद का कैरेक्टर जो रैपर बनना चाहता है, लेकिन उसका बैकग्राउंड, पॉवर्टी और फैमिली उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट के स्टेक्स भी हाई होने चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट हल्का होगा तो ऑडियंसेस इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करेगी। जैसे दृश्यम मूवी में अजय देवगन के कैरेक्टर के सामने स्टेक्स इतने हाई थे कि एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए एक मर्डर को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद कैरेक्टर के सामने चॉइसेस और मॉरल डिलाइमा भी होना चाहिए। जब कैरेक्टर को सही और गलत में चूज करना पड़ता है तब कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। इसके बाद डुअल कॉन्फ्लिक्ट भी एक टर्म है जहां पर कैरेक्टर इंटरनली एंड एक्सटर्नली भी स्ट्रगल कर रहा होता है। जैसे कि इंटरस्टेलर मूवी में कूपर का कैरेक्टर, उसे ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए एक न्यू प्लैनेट को ढूंढने का मिशन भी कंप्लीट करना है और जल्दी से जल्दी अपनी बेटी के पास वापस भी जाना है। गोल्स और स्टेक्स स्टोरी टेलिंग के दो एलिमेंट्स है जो किसी भी कहानी को पर्पस और अर्जेंसी देते हैं। जैसे मूवी के कैरेक्टर को उस स्टोरी में क्या अचीव करना है, वो उसकी कुछ डिजायर हो सकती है, कोई नीड हो सकती है या फिर उसका कोई ड्रीम हो सकता है। जैसे RRR मूवी में भीम का गोल होता है उस छोटी सी बच्ची को ब्रिटिशर्स से बचाना। अब ये क्यों काम करता है? क्योंकि भीम का गोल बहुत ज्यादा क्लियर है और अर्जेंट भी है और डीपली इमोशनल भी है। ये गोल इतना पावरफुल है कि हम लोग इंस्टेंटली पहले सीन के साथ ही उसके साथ जुड़ जाते हैं। स्टेक्स ही डिसाइड करते हैं कि कहानी कितनी ज्यादा इंटेंस और ग्रिपिंग होने वाली है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अगर गोल बहुत बड़ा है और स्टेक्स बहुत छोटे हैं तो स्टोरी ओवर ड्रामेटिक लगेगी। अगर गोल बहुत छोटा है लेकिन स्टेक्स बहुत ज्यादा है तो स्टोरी अनरियलिस्टिक लगेगी। सो इन दोनों का बैलेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड इसलिए मूवी की स्टोरी लिखना बहुत ज्यादा हार्ड होता है एंड एक अच्छे मेमोरेबल कैरेक्टर को लिखने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अब लास्ट में आता है कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन, जो पूरी स्टोरी का एक तरह से मेन गोल है। कैरेक्टर की इंटरनल जर्नी, जहां से वो कहानी की शुरुआत में जो होता है उससे बदलकर एक नया इंसान बन जाता है एट द एंड। ये चेंज इमोशनल, मेंटल, मॉरल या फिर स्पिरिचुअल हो सकता है। ये वो चीज है जो हमें एज अ व्यूअर इमोशनल रिलीज देती है। अब ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? जब कोई कैरेक्टर अपनी वीकनेस को ओवरकम करके ग्रो करता है, हम उसके साथ रिलेट करते हैं और स्टोरी को एक पर्पस मिलता है। सिर्फ एक इवेंट या फिर गोल जीतना काफी नहीं है। मेन बात यह है कि कैरेक्टर थ्रू आउट द मूवी कितना चेंज होता आया है, क्योंकि जब कोई फ्लॉड इंसान बेटर बनता है तो हमें एज अ व्यूअर उससे इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे जोकर मूवी में इनिशियली आर्थर फ्लेक का कैरेक्टर मेंटली अनस्टेबल होता है लेकिन वो सोसाइटी से एक्सेप्टेंस चाहता है। अब आर्थर फ्लेक का कैरेक्टर थ्रू आउट द मूवी एक्सट्रीम रिजेक्शन और ट्रॉमा से गुजरते हुए वो जोकर बन जाता है जो एक रेबल है।
अब यहाँ पर हमें आर्थर फ्लेक के कैरेक्टर में डार्क साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है कि कैसे सोसाइटी एक विक्टिम को विलन बना देती है। ट्रांसफॉर्मेशन ही वो असली रिवॉर्ड है जो स्टोरी के एंड में मिलता है, और ये सिर्फ कैरेक्टर को नहीं मिलता, ये एज ऑडियंस हमें भी मिलता है। जब हम देखते हैं कि कोई कैरेक्टर अपने फ्लॉज को ओवरकम करते हुए, अपने फियर को ओवरकम करते हुए खुद को फाइंड आउट करता है और एक बेटर वर्जन बनता है, तो हम भी इंटरनली ग्रो करते हैं उस कैरेक्टर के साथ। ये मूवी का असली इम्पैक्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट जस्ट अबाउट द हीरो, इट्स अबाउट अस। सो ये सारे जो एलिमेंट्स हमने अभी तक डिस्कस किए वो एक स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और इन सारे कैरेक्टर्स को परफेक्टली एक स्टोरी में ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन दिस इज़ द सोल ऑफ द मूवी, और एक अच्छी स्टोरी के बिना कोई भी मूवी अच्छी बन ही नहीं सकती। सो इस वीडियो को देखने के बाद जब नेक्स्ट टाइम तुम कोई मूवी देखोगे, मूवी के बाकी एस्पेक्ट का तो पता नहीं, लेकिन उस मूवी को तुम लोग उसके स्टोरी के बेसिस पर थोड़ा बहुत तो सही जज कर ही पाओगे।